नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। महाराष्ट्र की सियासी उठापटक ने एनसीपी में जिस तरह से बगावत हुई, उसने पूरे देश में विपक्षी एकता की कोशिशों पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, कई तरह के सवाल। एक तरफ विपक्ष ऐसा लग रहा है कि अंदर अंदर जो है वो दरक रहा है। उसके कारण कई हो सकते हैं। आज दो टूक में यह भी कोशिश करेंगे कि आखिर विपक्षी एकता की राह में कौन से रोड़े हैं, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि एक तरफ महाराष्ट्र में एनसीपी में बिखराव हुआ, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अब कई और राज्यों में यह चर्चा, इस सुगबुगाहट चल रही है कि विपक्षी खेमा जो है वो बिखर रहा है। आज अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री ने यह दावा किया कि अभी विपक्ष की कई और पार्टियां जैसे एनसीपी टूट कर आई है। एनसीपी का एक बड़ा धड़ा जो है एनडीए का हिस्सा बन गया है। इस तरह से विपक्ष की कई और पार्टियां अभी एनडीए का हिस्सा बन सकती हैं। हालांकि यह दावा कितना सही है हम नहीं कह सकते, लेकिन साथ साथ यह सुगबुगाहट तो है कि 24 के चुनाव से पहले कुछ और पार्टियां एनडीए का हिस्सा बन सकती है, जिनमें अकाली दल और टीडीपी जैसी वो पार्टियां हैं जो कभी एनडीए का ही हिस्सा रही हैं। यह सब कुछ देखते हुए सवाल यह उठ रहा है कि 24 का जो रण है उससे पहले आखिर क्या सियासी समीकरण है। क्योंकि सियासी समीकरण ऐसा लग रहा है कि विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो विपक्ष में जो नेचुरल जो प्रॉब्लम्स हैं, जो स्वाभाविक रूप से विपक्ष की जो समस्याएं हैं, उसके बोझ तले विपक्ष जो है वो चाह कर भी एकजुट नहीं हो पा रहा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि दरअसल अजीत पवार गुट जो है उनको राहुल गांधी का नेतृत्व, राहुल गांधी को नेतृत्व सौंपना दरअसल जो है वो पसंद नहीं आया। 23 तारीख की बैठक में जिस तरह से राहुल गांधी को दूल्हा बनाने की कोशिश हुई, उस सब से भी कुछ लोग छिटके हुए हैं। ऐसी भी चर्चाएं हैं। चर्चाएं ये भी हैं कि जल्द ही नीतीश कुमार जो हैं वो भी इस्तीफा दे सकते हैं या उनकी पार्टी में फूट हो सकती है। आज पटना में ये दिन भर ये चर्चा चलती रही कि अगले 10 दिन में नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे। नीतीश कुमार आज कई सालों के बाद जो राज्यसभा के उपसभापति हरवंश जी, आज उनसे उन्होंने मुलाकात भी की और ये लंबी मुलाकात हुई। इस मुलाकात के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि 2017 में नीतीश कुमार ने जिस तरह से करप्शन के चलते आरजेडी का साथ छोड़ दिया था, अब जबकि लैंड फॉर जॉब्स स्कैम में एक बार फिर से तेजस्वी और उनके पूरे परिवार पर सीबीआई ने चार्जशीट कर दिया है, उसके बाद क्या नीतीश कुमार आरजेडी के साथ रह पाएंगे? ये तमाम सवाल हैं जो 24 के रण से पहले सियासी समीकरणों को बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। दो टूक में आज इसी पर चर्चा होगी। इससे पहले आगे बढ़ें, आइए ये रिपोर्ट देखिए। चौबीस के रण के लिए 23 जून को पटना में जब 15 विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि सालों की मशक्कत के बाद विपक्षी एकता की जो मुहिम रफ्तार पकड़ रही है वो अगली बैठक से पहले ही हांफने लगेगी। लेकिन आज नजारा कुछ यूं ही दिख रहा है। पटना की बैठक में अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे, लेकिन आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। तो बैठक में शामिल एनसीपी में भी फूट पड़ गई है। बैठक में शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल साथ साथ थे, पर आज दोनों अलग अलग खेमों में खड़े हैं। दोनों खेमे असली एनसीपी होने का दावा कर रहे हैं और दोनों कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के 40 विधायक उनके साथ हैं। उम्मीद है कि कल दोनों के दावों की परीक्षा हो जाएगी। इस बीच एनसीपी के बिखरते ही मौके की तलाश में बैठी कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी पर दावा ठोक दिया है। उधर विपक्षी एकता की दूसरी बैठक के स्थान और तारीख में बार बार जिस तरह से बदलाव हो रहा है, उससे भी विपक्षी एकता को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि एनसीपी की तरह कुछ और विपक्षी पार्टियां जल्द ही एनडीए का हिस्सा बन सकती हैं। देश के विकास के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं और एनसीपी ने उसकी शुरुआत की। मुझे पूर्ण विश्वास है एनसीपी का एनडीए में आना और
महाराष्ट्र की सरकार का हिस्सा बनना, जहां एक और महाराष्ट्र में विकास को नई गति देगा, वहीं पर 2024 की दृष्टि से भी इन दलों का साथ में जुड़ना और कई और दलों का भारत के विकास के लिए एक मजबूत, निरंतर और स्थिर सरकार भारत के हित में देखते हैं, तो लोगों का जुड़ना स्वाभाविक है। अनुराग ठाकुर के बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या विपक्षी एकता को अगला झटका बिहार में लगेगा। बीते 3 दिन से पटना से लेकर दिल्ली तक लगातार ये सुगबुगाहट चल रही है कि नीतीश की जेडीयू बिखरने वाली है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में एनसीपी में कुछ विधायकों में जो असंतोष था, कुछ सांसदों में जो असंतोष था, वो लोग अलग हुए, ऐसा ही एक असंतोष की भावना जनता दल यूनाइटेड के विधायकों और सांसदों में देखने को मिल रही है। उसी के परिणाम स्वरूप मुख्यमंत्री जो किसी विधायक से मिलते नहीं, जो सांसदों से मिलते नहीं, कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं, आज जब वो सबको बुला कर अकेले अकेले में 1 to 1 सबसे मुलाकात कर रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के मन में भय तो है, डर तो है पार्टी के टूटने का। इतना ज़रूर है कि जनता दल यूनाइटेड के नेताओं में एक बहुत असंतोष की भावना है और जदयू में टूट बहुत जल्द होगी। तो दूसरी तरफ कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने दावा किया कि कर्नाटक कांग्रेस में वही होने वाला है जो महाराष्ट्र में एनसीपी में हुआ। In this country, anything may happen. 2008, 18, 19. Anybody dreamt that my government will go collapse? Same thing in Madhya Pradesh. Same thing in Maharashtra is going on. Here also, Ajit Pawar type of person may emerge in future days. It will not going to take too much time. Mostly this year end also it may create, otherwise after parliament election it will create. हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ये तोड़ फोड़ की राजनीति कर रही है। 7-8 एमएलए को एक पार्टी से तोड़ के और उसका एक अलग मंत्री बनाना और उसका कैबिनेट, एक हिंदुस्तान का कैबिनेट मंत्री वाह करना, ये नया बात नहीं है और ये बीजेपी का एक आदत बन चुकी है। बीजेपी कंटिन्यूअसली कहाँ सरकार हारती है, मध्य प्रदेश से लेके, मणिपुर से लेके, उत्तराखंड से लेके, तमाम स्टेट्स में, अब गोवा से लेके कर्नाटका में भी ये हुआ था। इस सबके बीच दावे उत्तर प्रदेश की सपा में भी उठा पटक के हैं। केवल हमें रणनीति बनानी है भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराएं। तो हम लोग एक तो संगठन को मजबूत करना है, एक तो विपक्ष को इकट्ठा करना है, पूरे विपक्ष को इकट्ठा करना है। संगठन को मजबूत करना है, विपक्ष को इकट्ठा करना है, ये बातें, ये दावे और ये जो जुमले हैं, ये बीते कई दिनों से लगातार सुने जा रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, हो क्या रहा है कि दरअसल जिस तरह से हम चुनाव के नजदीक आ रहे हैं, विपक्षी एकता का ख्वाब जो है वो और कहीं ना कहीं क्या बिखरता हुआ दिख रहा है। इसी सब पर चर्चा होगी और दो टूक में मेरा आज का सवाल आपके सामने है। आज दो टूक में मेरा सवाल, जिस पर आज की इस चर्चा, आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरा आज का सवाल, महाराष्ट्र में टूटा अघाड़ी क्यों एक कदम आगे 2 कदम पीछे जाती है विपक्षी एकता की गाड़ी। जी हां, सवाल एक बार फिर सुनिए, महाराष्ट्र में टूटा अघाड़ी क्यों एक कदम आगे 2 कदम पीछे जाती है विपक्षी एकता की गाड़ी। ये मेरा आज का सवाल है और आज की डिबेट में, आज की चर्चा में मेरे साथ 4 मेहमान जो हैं जुड़े हैं। आइए चारों मेहमानों का, चारों खास मेहमानों के एक एक करके परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ अपराजिता सारंगी जी जुड़ी हैं, बीजेपी की सांसद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अपराजिता सारंगी जी। मेरे साथ टीएमसी के प्रवक्ता शिवम प्रकाश पुरोहित जी जुड़े हैं। मेरे साथ 2 और खास मेहमान स्टूडियो में हैं, परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला हैं, राजनीतिक विश्लेषक है और विपक्षी एकता जो है उसके बड़े अलंबरदार हैं। उनको लगता है विपक्षी एकता होना बड़ा जरूरी है। और मेरे साथ स्टूडियो में एक और मेहमान है, श्याम सुंदर जी हैं, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा हम के प्रवक्ता हैं। ये हम जो हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जितेंद्र राम मांझी की जो पार्टी है, वो पार्टी है जो अब से कुछ समय पहले तक नीतीश कुमार के साथ थी, लेकिन अब क्या रुख है वो हमें बेहतर है कि श्याम सुंदर जी बताएंगे। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। मैं तहसीन पूनावाला जी आप ही से शुरू करता हूं। 1 कदम आगे 2 कदम पीछे, 23 की बैठक हुई, उसके बाद जो है बिखर गए।
अभी जो है बिखराव का सिलसिला ऐसा लग रहा है, जो अगली तारीख है, जितनी तेजी से वो तारीख बदल रही है उतनी तेजी से ऐसा लगता है कि बिखराव भी विपक्ष में हो रहा है। क्या वजह है, विपक्ष एक साथ क्यों नहीं हो पाता भाई? अशोक जी, आपके शो में शिरकत कर रहा इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आपको एक चीज बता दूं, चाहे भाजपा कुछ भी कर दे, 2024 का चुनाव विपक्ष की पार्टी जो है ये जीतेगी, 270 क्रॉस करेगी। और आपको बता दूं 85-90% वो बात की बात है, मैं तो कह रहा हूं विपक्षी एकता होगी, पहली बात तो 100%। और आपको बता दूं आपके शो पर, और मैं गणित बता देता हूं, 85-90% जगहों पर कोई दिक्कत नहीं है। मैं मानता हूं कुछ सूबों में थोड़ी सी दिक्कत है, बिल्कुल है, पर ये दिक्कत भाजपा के साथ भी है। भाजपा भी अभी माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने चंद्रबाबू नायडू जी को रीच आउट किया, वहां पे अकाली दल को रीच आउट किया। तो ये जो है ये दिक्कत विपक्षी एकता में, बिल्कुल विपक्षी एकता है। 85-90% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है और ये लोग जीतने वाले, विपक्ष जीतने वाली है, भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है। एक चीज बता दूं अजीत पवार जी को लेकर, व्यक्तिगत तौर से, क्योंकि आप जानते हो कि मैं एक राजनीतिक विश्लेषक हूं, लेकिन मैं भाजपा के खिलाफ हूं और मैं कांग्रेस का समर्थन करता हूं। ये बहुत अच्छी चीज हुई महाराष्ट्र के लिए। ये जितने जाना इनको जाने दीजिए। आपने देखा कर्नाटका में जितने लोग गए, उनका बाई इलेक्शन तो जीत गया, उसके बाद क्या हालत हशर हुआ। मध्य प्रदेश में आपको बता रहा हूं कमलनाथ की सरकार, जितने लोग गए ये सारे हारने वाले। और ये जो हो रहा है, ये अजीत पवार जी ने पहली बार नहीं किया, इनको जाना है तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। सरकार महाराष्ट्र में 2024 कांग्रेस लेड आने वाली है असेंबली में। तहसीन, जब आप आज बोल रहे थे और कहा कि इतनी सीटें आएंगी तो मुझे 270 लगा, प्लस। हाँ 270 प्लस आएंगी, तो मुझे आज आप राजनीतिक विश्लेषक कम एक तांत्रिक, आज आपने थोड़ा सा कपड़े वपड़े भी ऐसे पहने, मुझे लगा एक तांत्रिक, एक भविष्यवक्ता ज्यादा बैठे जो आज जो है मेरे टीवी शो में बैठ के भविष्यवाणी कर रहे हैं। हालांकि ऐसी भविष्यवाणी कितनी सच होगी मैं नहीं जानता, लेकिन एक छोटा सा रिकॉर्डिंग आप इसे प्ले करना। मध्य प्रदेश कांग्रेस 150 प्लस, कमलनाथ मुख्यमंत्री से आप सेव करना, प्ले ठीक है। मैं किसी भी, देखिए मैं मेरा भी जो एक राजनीतिक अनुभव रहा उस आधार पे मैं मानता हूं कि किसी भी विधानसभा के चुनाव को सेमीफाइनल कहना, हम मीडिया वाले कहते रहते हैं, लेकिन ये सब जो है चोचलेबाजी होती है। कोई सेमीफाइनल नहीं होता। विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव दो डिफरेंट खेल होते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में क्या होगा मैं उस पर नहीं, लेकिन मैं 2024 को लेकर मध्य प्रदेश से अलग हो सकता है, इस पर मैं बेट लगाने के लिए तैयार हूं। वो मैं बाद में आपसे बात करूंगा। लेकिन आप एक सवाल छोटा सा, आपने कहा कि 80 से 90% जो है चीजें सॉल्व हो गई, ठीक है ना? मैं आपसे जानना चाहता हूं जो 80 से 90% है, इसमें क्या जो सॉल्व एरियाज हैं, क्या उसमें आप पश्चिम बंगाल को भी मान रहे हैं? जी, मानते हैं। क्या उसमें आप दिल्ली को भी मान रहे हैं? क्या उसमें आप पंजाब को भी मान रहे हैं? दिल्ली पंजाब नहीं मान रहा हूं, पश्चिम बंगाल मान रहा हूं, केरला मान रहा हूं। पश्चिम बंगाल आप मान रहे हैं 42 सीटों पर सॉल्व हो गया मामला? जी, क्योंकि कोई भी जीते, मान लो गठबंधन नहीं हुआ, टीएमसी जीते, कांग्रेस जीते या लेफ्ट जीते, वो बीजेपी के खिलाफ। अच्छा, मतलब ये नहीं, सवाल जीत हार का नहीं, मैं पूछा विपक्ष की एकता हो गई वहां? होगी। कैसे होगी? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि विपक्षी एकता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पर जो भी जीतेगा वो मूल भाजपा के खिलाफ होगा। तो अगर विपक्षी एकता होकर वोट स्प्लिट ना हो तो फिर वो बेटर होगा। तो वेस्ट बंगाल, केरल में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चाहे केरल में कांग्रेस जीते या लेफ्ट जीते, वो भाजपा के खिलाफ हो गए, तो उनका एक होना स्वाभाविक है। दिक्कत जो आपने दो सूबे बताए, दिल्ली और पंजाब, बिल्कुल वहां पर दिक्कत है। मैं वहां पे झूठ नहीं बोल रहा, इसलिए मैं कह रहा हूं 85-90%, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो भी सॉल्व हो गए। इसमें आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा ये समझना होगा। मैं थोड़ा सा और 10 सेकंड ले लेता हूं। पंजाब में अगर कांग्रेस उनकी मदद करती है तो वहां पर तो भाजपा है नहीं। दिल्ली में अगर कांग्रेस आपकी मदद करती है तो भाजपा, तो आपका फायदा होता है। तो आप अगर फायदा लेना चाहती है कांग्रेस से, तो फिर वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में हक नहीं मान सकती। ये चीज उनको समझना होगा। बाकी ठीक है, पंजाब में भाजपा है ही नहीं, तो वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दिल्ली में मैं मानता हूं। ओके, तो शिवम प्रकाश पुरोहित जी, पश्चिम बंगाल में सब तय हो गया है, विपक्षी एकता का फॉर्मूला तय है? कितनी सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं आपने? देखिए, एक बात तय है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है, ये एक बात तय है। पश्चिम बंगाल में पूरे देश के अंदर में एक फॉर्मूला बन रहा है 1:1। कुछ लोग आएंगे, कुछ प्रीपोल अलायंस होगा, कुछ पोस्ट पोल अलायंस होगा। और मैं अभी जो तहसीन पुनापाला जी ने 270 जो मेजोरिटी मार्क है उसका कहा है, मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री जी आकर के उन्होंने नारा दिया था, अब की बार 200 पार का विधानसभा चुनाव में। और हुआ क्या? 200 पार आया, जरूर आया। वो किसका आया? तृणमूल कांग्रेस का आया। वो अभी नारा दे रहे हैं अब की बार 300 पार। मतलब आप क्या जरूर कहूंगा
कि ये जो 300 पार जो आप होने अमित वाला शाह है, आप अमित शाह जी की याद दिला रहे हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी के लिए कहा और आ गए जो है टीएमसी के, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि तहसीन जी ने जो है विपक्ष के लिए कहा लेकिन वो आ जाएंगे कहीं और के, ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं? नहीं 300 पार विपक्ष का नहीं, आप तो बात को अपने हिसाब से अपने हिस्से में डालना है वालों के, वो अलग बात है। आपकी बात 300 पार से भारत गृह मंत्री ने बयान दिया है मेरा ओके नहीं ठीक है, वो जो तहसीन जी ने कहा वो जो तहसीन जी ने कहा आप उनके नारे में नारा लगा दीजिए, मुझे उससे ऐतराज नहीं, लेकिन स्वयं प्रकाश जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं पूछ रहा हूं 42 में से कितनी सीटें आप कांग्रेस को देने जा रहे हैं? नहीं, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की स्थिति मजबूत नहीं है, कांग्रेस के पास बूथ पे बैठने के लोग नहीं है, ये स्थिति है। इन्होंने वामपंथियों के साथ हाथ मिला के रखा है। वामपंथी पश्चिम बंगाल के अंदर में पीछे से पश्चिम बंगाल की राजनीति टोटल डिफरेंट है। अभी पंचायत मैंने आपसे सर ये सवाल बिल्कुल सही है, आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूं और मैं इसीलिए कह रहा हूं अभी देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूं, अभी तहसीन जी ने कहा पश्चिम बंगाल सॉल्व हो गया, मैं कह रहा हूं ये कैसा सॉल्व है जहां पर जो प्रमुख पार्टी है वो कांग्रेस और जो 15 पार्टियों में शामिल 23 पार्टियां थी, जो 23 तारीख को जो 15 पार्टी थी उसमें कांग्रेस थी, उसमें सीपीएम थी, और यहां टीएमसी कह रही है कि इन लोगों का इन राज्यों में कोई वजूद ही नहीं है, तो मतलब ये अपने आप को काउंट ही ना करे कि इनको कोई सीट मिलेगी, ये जीतेगी सारी की सारी टीएमसी जीतेगी। मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं, विपक्षी एकता के साथ दिक्कत यही है कि एक दूसरे का अस्तित्व जो है मानने को आप तैयार नहीं है, और फिर आप कहते हैं हाँ हम साथ साथ हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि वहां पर अस्तित्व ही नहीं है। तो बताइए तहसीन जी कैसे होगी विपक्षी एकता? वो कह रहे हैं कि वजूद ही नहीं है कांग्रेस का, और ये ठीक बात है, कांग्रेस का वजूद नहीं है, जीरो पर है। जी बिल्कुल सही कहा पुरोहित जी ने, मैं बिल्कुल उनसे इत्तेफाक रखता हूं, और इसी से भी विपक्षी एकता बनेगी। ये तो मूर्खता होगी ना कि कहने के कि कांग्रेस को इक्वल सीट्स मिले टीएमसी की तरह वेस्ट बंगाल में, लेकिन कांग्रेस के कुछ पारंपरिक ओके आपने कहा ये मूर्खता होगी, लेकिन ये क्या होगा कि जिस वक्त में बैठक चल रही थी ठीक उसी वक्त जो है अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के दिग्गज नेता वो कहते हैं टीएमसी चोरों की पार्टी है। बिल्कुल, तो ये देखिए एक चीज आपको समझना होगा कि यूनियन लेवल पे जो अलायंस होगा, स्टेट लेवल पे राइवलरी, ये दोनों में अंतर होगा, और ये देश की आवाम जानती है कि यूनियन इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन अलग है। मतलब तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब स्टेट चुनाव के लिए टीएमसी चोर है, यूनियन चुनाव के लिए टीएमसी बड़ी अच्छी पार्टी है, तो वहां पर हम उसके अंडर में रहेंगे। आपका जो मुझसे सवाल था कि सीट एडजस्टमेंट कैसे होगा, मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूं कि टीएमसी बड़ी पार्टी है वेस्ट बंगाल में, उनको ज्यादा सीटें मिलेगी, कुछ कांग्रेस की पारंपरिक सीटें वहां पर उनको मिलेगा। उसके अलावा वेस्ट बंगाल अगर ये टीएमसी अगर ये उम्मीद करे कि उनको एग्जांपल महाराष्ट्र में सीट मिले तो कैसे मिलेगी? वो मांगेंगे भी नहीं सर, मांगेंगे, कांग्रेस मांगेगी वेस्ट बंगाल, तो ये थोड़ा बहुत लेन देन होगा। ठीक उसी तरह जैसे भाजपा आंध्र प्रदेश में लेन देन करेगी, ठीक उसी तरह जैसे भाजपा पंजाब में लेन देन करेगी। भाजपा क्या वजूद है पंजाब के अंदर, क्यों करेगी, क्यों सीटें मांगेगी? तो मांगेंगी। ठीक है, ये सवाल मैं अपराजिता से पूछूं, लेकिन उससे पहले सोम प्रकाश जी जल्दी से, भाई स्टेट के नेता कह देते हैं टीएमसी चोरों की पार्टी, राहुल गांधी तो नहीं कहते, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अक्सर कांग्रेस के लोग या बाकी विपक्ष के लोग यही कहते हैं, अरे अधीर रंजन चौधरी ने कहा, राहुल गांधी ने थोड़ी कहा कि टीएमसी चोरों की पार्टी है, तो अधीर रंजन चौधरी ने कहा, तो मतलब स्टेट के लिए जो है, स्टेट कांग्रेस के लिए टीएमसी चोरों की पार्टी है, राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए टीएमसी जो है एक सहयोगी पार्टी है। ये कौन सा एकता, ये कौन सा मेल मिलाप हुआ? नहीं, ये मेल मिलाप देखिए, इसके अंदर में सब फैसले अभी पंचायत चुनाव के बाद देखने को आपको मिलेंगे कि देखिए अधीर रंजन चौधरी जो है उनको अपनी सीट बचाना है, वो जब से वो सीपीएम के और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। ये कांग्रेस पार्टी को समझना है कि उन्होंने जबरदस्ती करके पश्चिम बंगाल में, मतलब कलकत्ता शहर में 500 आदमी की मीटिंग नहीं कर पाते हैं, 500 लोग उनकी मीटिंग में इकट्ठे नहीं होते हैं। कांग्रेस को उन्होंने शून्य पे लाके खड़ा कर दिया है। हमें भी तकलीफ होती है, कांग्रेस हमारे विचारधारा की पार्टी है, हमारा समान विचारधारा है, मगर पश्चिम बंगाल में वो वामपंथी उन वामपंथियों से हाथ मिलाती है जिन्होंने 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या की, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की हत्या की। ऐसी सत्ता लोग के लिए नहीं करना चाहिए। पर सर 23 तारीख की बैठक में तो सीताराम येचुरी भी थे, तो मतलब वो आपके भी सहयोगी हो गए ना? नहीं, सीताराम देखिए, अभी जो फॉर्मूला है जो साथ में है, देखिए दो तरह की बात है। एक तरफ देश में वो तानाशाह की सरकार है जो तोड़ने की बात करती है, जो अशोक श्रीवास्तव जी के घर के अंदर में उनका छोटा भाई है, उनको कैसे तोड़ के अपने साथ मिला ले, इस विचारधारा की पार्टी है। और एक तरफ हमारी दीदी है जो ये सोचती है कि सबको साथ में लेके चले। तो सबको सीताराम येचुरी को साथ लेंगे ना? वही तो मैं पूछा। हमें किसी से दिक्कत नहीं है, हमें किसी से दिक्कत नहीं है, सीताराम येचुरी को साथ लेंगे आप?
नहीं हम देखिए, पश्चिम बंगाल में हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। मतलब सीताराम येचुरी का साथ नहीं लेंगे? पश्चिम बंगाल में किसकी जरूरत है? तो फिर सीताराम येचुरी बैठक में क्या कर रहे थे? अशोक जी आप सुनिए मेरी बात। पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है उसके अंदर में देश की जनता जब ओके सर मैंने शुरू में जनता वर्सेस भाजपा है ये चुनाव। ठीक है सर, ठीक है सर, ये सही कह रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक मिनट, मान लो नहीं होता है गठबंधन, मान लो वेस्ट बंगाल में नहीं होता गठबंधन और टीएमसी को 30 सीटें मिलती है, मान लो, और भाजपा को 10, कांग्रेस को 0 मिलती है, 1 मिनट मान लेते हैं, तो ये 30 सीटें लेकर तो कांग्रेस के साइड पे ही रहेंगे ना? ये 100%। तो आप तो पोस्टपोन होगा। 30 सीटें लेकर राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपोर्ट दे देंगे, यही कह रहे हैं आप? प्रधानमंत्री मिलेंगी तो राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपोर्ट कर देगी ममता जी। एमपीज चुनेंगे, प्रधानमंत्री एमपीज चुनेंगे, जैसा अंबेडकर जी ने संविधान में कहा था। ओके सर, सुनिए, मैं जरा डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। मैं जरा अपराजिता जी के पास और मेरे साथ सत्यप्रकाश जी उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैंने ये जो चर्चा की दोनों अपने मेहमानों के साथ करीब 20-22 मिनट तक, वो इसलिए क्योंकि ये कहना बड़ा आसान है कि विपक्षी एकता का फॉर्मूला निकल गया, विपक्षी एकता में सब कुछ हो गया। मैंने 3 स्टेट अभी बताए, तीनों स्टेट में विपक्षी एकता का कोई फॉर्मूला है ही नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि कोई फॉर्मूला कोई मानने को, इस 15 पार्टियों में बाकायदा टीएमसी भी थी, कांग्रेस भी थी और साथ साथ सीपीएम सीपीआई भी थे, लेकिन ये तमाम पार्टियां एकजुट हैं क्या? ये फैसला आप कीजिएगा। आप एक साथ बैठते हैं, बाहर निकल के कहते हैं टीएमसी चोरों की पार्टी है, टीएमसी कहते हैं कांग्रेस का भी वजूद ही नहीं, यहां पे तो कुछ मांगे ही नहीं। ये कैसी एकता, ये आप तय कीजिए। लेकिन ऐसी समस्याएं तो हर जगह पर होती हैं अपराजिता जी, ऐसी चीज तो आपके साथ भी है। आप लोग कल तक कहते थे कि जो है अजीत पवार जो है वो जो है चक्की जेल जाएंगे, चक्की पीसिंग करप्ट हैं। आज आप भी उनके साथ बैठ रहे हैं, तो वो तो दोनों तरफ की बात बराबर लग रही है। मतलब सत्ता के लिए सारी चीजें हो रही हैं कि भाई एक चाह रहा है कि मोदी जी को हटा दें, आप चाह रहे हैं मोदी जी बने रहे, कोई बाकी तो कुछ बचा ही नहीं चुनाव में। आप सबको मेरा नमस्कार जी। चुनावी ढोंग है विपक्षी एकता की तैयारी, एक अकेला ही पड़ रहा है सब पर भारी, और हम सबको ज्ञात है वो अकेला कौन है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जहां तक विपक्षी एकता का सवाल है, यह बिल्कुल एक मृग मरीचिका है। आपने सही कहा, 23 जून की बैठक पटना में हुई और उसके बाद अचानक तिथि पर तिथि बदलती गई, और यह 17 जुलाई बंगलोर में होगी कि नहीं, इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। दूसरी बात कहना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल जी ने 23 जून की मीटिंग के बाद विपक्षी एकता को एक तरह से अलविदा कह दिया है। और मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगी कि कांग्रेस बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय दल है, बहुत पुराना दल है, हम इस बात को नकार नहीं सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व से बहुत लोगों को बहुत परहेज है। स्थिति क्या है, मुझे 2 मिनट समय दें। स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि जहां तक कांग्रेस का सवाल है, केजरीवाल कांग्रेस को कहते हैं दिल्ली और पंजाब छोड़ो, ममता दीदी कांग्रेस को कहती हैं बंगाल छोड़ो, नीतीश और लालू यादव कहते हैं बिहार छोड़ो, और अखिलेश यादव कांग्रेस को कहते हैं यूपी छोड़ो। अब ये ऐसी स्थिति है और इस तरह की एकता है, इस बात को याद रखें। मेरे छोटे छोटे 4 प्रश्न हैं। पहला, जैसा कि मैंने कहा, थोड़ी पुनरावृत्ति लगेगी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग है या नहीं? लगातार हम हर जगह यह जंग देखते आ रहे हैं। दूसरा, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी में भिड़ंत है कि नहीं? यह बिल्कुल अभी हमारे टीवी चैनल पर भी वह मनस से नजर आ रहा था। तीसरा, कोई भी दल दावेदारी छोड़ने को तैयार है? सब नेता बनना चाहते हैं, सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। और चतुर्थ और सबसे महत्वपूर्ण, इस विपक्षी दलों की बारात का दूल्हा कौन है? ये 4 प्रश्न हैं। तो मुझे लगता है कि ये 4 प्रश्न ये विपक्षी दल बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। लालू जी तो दूल्हा बता दिया था, लालू जी ने तो दूल्हा बनाने के लिए घोषणा कर दी थी, कौन दूल्हा बनेगा? मान लिया, लेकिन सारे लोग बारात में जाने के लिए तैयार हैं क्या? ये बात समझने वाली है। तो मुझे लगता है जहां तक विपक्षी एकता का सवाल है, यह एक, जैसा कि मैंने कहा, मृग मरीचिका है,
और मुझे लगता है कि जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र में जैसा हुआ, एनसीपी हमारे साथ, एनसीपी का एक बहुत बड़ा गुट हमारे साथ आया, हमारे अजीत पवार जी आए, तो मैं कह दूं कि यह कोई नई बात नहीं कि एनसीपी बीजेपी से मिली है। नागालैंड में भी एनसीपी के 7 एमएलए शरद पवार जी को ज्ञात है, वो जानते हैं, एनसीपी के 7 एमएलए हमसे जुड़ गए। तो अगर नागालैंड में ऐसा हो सकता है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, बहुत स्पष्टता के साथ कुछ तथ्य देना चाहूंगी, जरा 30 सेकंड दें। देखिए, आपको याद होगा 23 जून को जो मीटिंग हुई थी विपक्षी दलों की, 15 दल के लोग थे और इनके पास लोकसभा में 128 सांसद है। मेरे पास पूरी तालिका है, 128 सांसद इनके हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे 303 सांसद लोकसभा में बैठते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये जो 303 सांसद हैं, इसमें से 255 सीट ऐसे हैं जिसमें बीजेपी का कोई 2019 की लोकसभा निर्वाचन में कॉम्पिटिटर ही नहीं था। 224 सीटों में बीजेपी के प्रत्याशी को 50% से अधिक वोट मिले और 31 सीटों में जो बीजेपी को मिले वोट दूसरे और तीसरे उम्मीदवारों को मिले कुल वोट से अधिक था। तो मैं ये कहना चाहती हूं, कुल मिलाकर हुए 255 आउट ऑफ 303। हमारी यह स्थिति और उनके पास 128 सांसद। अच्छा, एक तो सवाल, मुझे लगता है कि ये जो 15 राजनीतिक दल हैं, हाँ, इनकी स्थिति अपने राज्यों में या फिर पूरे देश में क्या है, मुझे लगता है हम सबको ज्ञात है। क्रेडिबिलिटी का अभाव है, ट्रस्ट का अभाव है, लोगों की आस्था नहीं है। एक सवाल का जवाब अपराजिता जी दिल से दे दीजिए, ईमानदारी से दे दीजिए। ये विपक्षी एकता को तोड़, ये जो एनसीपी का जो कुछ हुआ है, ये विपक्षी एकता को तोड़ने के लिए आप एफर्ट कर रहे हैं कि ये लोग अपने ही बोझ में अपने आप गिर के टूट रहे हैं? कुछ आप लोग अंदर खाने कुछ एफर्ट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट, कि भाई इसको तोड़ दिया जाए जैसे एनसीपी में हुआ? देखिए, घर के अंदर शांति होनी चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए और कहीं ना कहीं एक अंतर्निहित शक्ति होनी चाहिए। अगर घर टूटता है तो कहीं ना कहीं अशांति और असामंजस्य और दुर्बलता का एहसास होता है। ऐसा क्यों होता है कि ये लोग अपने घर को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आते हैं? क्यों नहीं हम खुद को प्रश्न पूछें कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा क्या है, ये आकर्षित क्यों होते हैं? हमारी नीति, हमारी विचारधारा, भारत की विकास यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की इच्छा, हो सकता है ये बातें हों। तो मुझे लगता है कि ये कह देना ये सरासर नकारात्मकता होगी कि भारतीय जनता पार्टी आई और तोड़ दिया। अरे भैया, आप इतने दुर्बल क्यों हैं? आप में शक्ति नहीं है। आपकी स्थिति ऐसी खराब है कि आपके लोग आते जा रहे हैं। आपने घर की बात की तो विपक्षी एकता को लेकर मुझे एक वो याद आ गया कहावत कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो एनसीपी और जो है इस वक्त विपक्षी एकता को लेकर क्या ये भी कहा जा सकता है घर को आग लग गई घर के चिराग से? आऊंगा इस पर, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद जो है बिहार जो है इस वक्त सुर्खियों में है। क्या बिहार में कुछ उलटफेर होने वाला है? और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? ये सब चीजें सवाल हमारे सामने। आऊंगा इस पर इस ब्रेक के बाद। डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स खुद ही? सी, जैसे मैंने फिट रहने के लिए ट्रेनर रखा है। तो दिखता ही है भाई। और तू तो सेल्फ मेड है भाई। लाइक मुझे फिटनेस की नॉलेज है तो आई मेड माय ओन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और तेरे ट्रेनर के पैसे भी बच गए। हाँ, सेम विद डायरेक्ट प्लान। यहाँ मेरे कमीशन के पैसे बच गए। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। यहाँ आयुष्मान कौन है? जी मैं हूँ। आपका अगला नंबर? मैं भी हूँ आयुष्मान। जी मैं भी। हाँ, इतने सारे आयुष्मान? देश के करोड़ों लाभार्थी हैं आयुष्मान। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश के करोड़ों परिवारों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का वरदान पाया है। अपने परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के लिए आज ही 14555 पर कॉल करें और अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल या सीएससी केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं।
तो दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में हम बात कर रहे हैं विपक्षी एकता को लेकर के जो प्रयास चल रहे हैं, और इस बीच जो एनडीए के बारे में जो खबरें आ रही हैं कि जिस तरह से एनडीए दावा कर रही है, आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि जिस तरह से एनसीपी एनडीए का हिस्सा बन गई है, कुछ और पार्टियां विपक्षी खेमे की जल्द ही जो है एनडीए का हिस्सा बन सकती हैं। तो 24 का रण बनते बिगड़ते समीकरण, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। 23 को बैठक हुई थी विपक्षी एकता की, लेकिन उसके बाद से अब तक लगातार जो समीकरण कैसे बिगड़ रहे हैं, बन रहे हैं, विपक्ष को लेकर क्या हो रहा है, सत्ता पक्ष में क्या हो रहा है, ये सब हम देख रहे हैं, इन सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये किस दिशा में दरअसल जो है जाती हुई तस्वीर दिख रही है। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। अपराजिता सारंगी जी बीजेपी से, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी टीएमसी से, और श्याम सुंदर जी हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा हम के प्रवक्ता हैं। श्याम सुंदर जी, ये दावे जो किए जा रहे हैं कि भाई बिहार में बड़ा खेला होने वाला है और नीतीश जी 10 दिन में या तो इस्तीफा दे देंगे या कुछ उनकी पार्टी में, ये आप लोग जो है जो नीतीश के विरोधी हैं, क्या वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या देखते हैं आप? क्योंकि अब कुछ समय पहले तक तो आप लोग भी नीतीश के सहयोगी थे। धन्यवाद आपका अशोक जी कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। बिहार के संदर्भ में जो आपकी बातें हैं वो खेला होगा कि नहीं, ये तो हम लोग नहीं कह रहे हैं। ये जनता नीतीश कुमार जी के जिस तरह के उनके पिछले 1 दशक की पूरी राजनीति देख लेंगे कमोबेश 2014 के बाद, तो उसमें सबसे अगर कोई अविश्वसनीय नेता देश में है तो वो नीतीश कुमार जी उभरे हैं, जिनके पूरे राजनीतिक चरित्र पर अब हर कोई सवाल या निशान लगा रहा है। उसको ये नहीं पता कि कल को वो क्या कर जाएंगे। निश्चित तौर पर जो घटनाएं घट रही हैं उसमें नीतीश कुमार जी संदेह के घेरे में हैं कि अपने ही दल के नेता, उनके जो राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश बाबू, वो किन कारणों से इस्तीफा नहीं उन्होंने लिया, जबकि सिद्धांत की बात करते हैं नीतीश कुमार जी, अपने अड़ियल रवैये के लिए जाने जाते हैं। बड़े बड़े लोगों को उन्होंने पार्टी से बाहर कर दिया, लेकिन हरिवंश बाबू को आखिर किस परिस्थिति में न वो पार्टी से बाहर कर पा रहे हैं, न इस्तीफा ले पा रहे हैं। और जो हरिवंश बाबू पिछले अगस्त के बाद हमको लगता है कभी नीतीश कुमार जी से मुलाकात नहीं हुई उनकी, वो कल 1.5 घंटे उनसे मिले हैं। तो उस आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है इस मीटिंग के क्या मायने हैं? क्योंकि राजनीतिक हलकों में इस मीटिंग के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए, मायने कुछ नहीं होगा, वो अविश्वसनीयता है केवल उनकी। बाकी उनको अब कोई एनडीए में आने का तो और लेकर कोई आ रहा है, उनको ग्रीन सिग्नल ही नहीं है। वो चाहते हो क्या, असहजता रहती है। चूंकि अभी बात कर रहे थे जो विपक्षी एकता पर, दिक्कत देखिए कहां हो रही थी पूरे देश में और पूरे हर राज्यों में। जो तहसीन पूनावाला जी ने खास करके टीएमसी ने जो बात कही, उसके पीछे यही है ना कि सिद्धांत विहीन राजनीति, सिद्धांत विहीन गठबंधन। केवल सत्ता के लिए अगर आप राजनीति के जो ऊपरी लोग हैं वो आपस में गठबंधन तो कर लेते हैं, लेकिन जो जमीन पर जो वर्षों का संघर्ष रहा है, जिसमें कई लोगों की पूरी जवानी चली गई, पूरा अपना उनका करियर चला गया, उसके बीच में कैसे समझौते होंगे और कैसे लोग फिर आगे की राजनीति देखेंगे? तो इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो नीचे के कार्यकर्ता हैं, वो असहज होते हैं। लोग एक दूसरे के साथ बरसों से नहीं बैठे हैं, वो कभी बैठने को तैयार नहीं होंगे। मैं स्वयं प्रकाश जी, यही जो सिद्धांतहीन गठबंधन की जो बात कर रहे हैं, ये बंगाल पर जो है ज्यादा फिट होती है, क्योंकि बंगाल में जो 3 पार्टियां थी, जो तीनों पार्टियां इस बैठक में मौजूद थी, उनमें जो है पहले जो है सीपीएम के कार्यकर्ता, सीपीएम के लोग आपकी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करते थे। आज कांग्रेस कह रही है कि टीएमसी वाले हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करते हैं। तो ऐसे में आप लोग अगर कोई गठबंधन बना भी लेंगे तो कार्यकर्ता कैसे भूल जाएंगे भाई कि जमीन पर हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो रखे हैं। मैं एक बात केवल जोड़ देता हूं तो तहसीन पूनावाला जी को जवाब देने में आसानी हो जाएगी। मैं बस, चूंकि बिहार के संदर्भ में आप कह रहे थे, तो मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूं, और जनता भी इस पर विचार करती है कि 1947 से लेकर आज तक अगर आप देख ले तो कमोबेश 90 तक मोटा मोटी कांग्रेस का राज रहा। बीच के 4-5 सालों में समाजवादी कुछ लोगों के शासन आए।
उसके बाद 90 से 2005 तक लालू प्रसाद जी का शासन रहा। 2005 से लगातार मुख्यमंत्री, बीच में 9 महीने को हमारे जीतन राम मांझी जी बने मुख्यमंत्री, उसके बाद लगातार नीतीश कुमार जी हैं। अब समझिए विपक्षी गठबंधन की जो बात हो रही है, ये लोग कह रहे हैं कि हम देश को एक नई दिशा दे देंगे, बहुत बड़ा करवट ला देंगे। अब बिहार इनसे जानना चाहेगा अगर कि भाई 47 से लेकर अभी 2023 तक आपका राज है, और अब उनके मंत्री कह रहे हैं कि बिहार में प्रतिभा नहीं है, मजदूरों का प्रदेश बना दिया गया। ये सारे सवाल नीचे के नेता तो चूंकि अब बहुत कमरे में बंद होकर राजनीति कर रहे हैं, तो मैं शिवम प्रकाश जी, इसका जवाब कौन देगा? तहसीन जवाब दें, उसके बाद मैं शिवम प्रकाश जी आपके पास आता हूं। तहसीन, बिहार के कंटेक्स्ट में वो सवाल उठा रहे कि भाई विपक्षी एकता, आखिर बिहार में इसको क्या मिला विपक्षी एकता से? नहीं, देखिए सवाल ये है कि लोकसभा के चुनाव में आपका विजन क्या है। अब आप कह रहे कि बिहार को क्या मिला, तो आपको याद है अशोक जी, माननीय प्रधानमंत्री जी माइक पर खड़े होकर इस तरह से कह रहे थे कितना पैसा देना है बिहार को, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, जैसे आरएसएस की किसी शाखा से ला रहे थे पैसा। दिया क्या पैसा? नहीं दिया ना, आज तक बिहार को क्या नहीं दिया। और अगर कह रहे कि नीतीश बाबू इतने साल मुख्यमंत्री थे, तो उसमें गठबंधन में तो भाजपा भी थी, भाजपा ने क्या दिया? और मांझी साहब जो यहां पर मुख्यमंत्री बने, आज वहां चले गए, मांझी साहब ने क्या किया? तो देखिए बात जाएगी तो बहुत दूर तक जाएगी, इस बात को छोड़िए। देश की जनता परेशान हो गई। क्या बेरोजगारी सिर्फ बिहार में, कि सारे देश में, सारे मुल्क में? सारे मुल्क में। क्या इकोनॉमी सिर्फ बिहार की घटी है कि सारी देश की इकोनॉमी पहली बार 40 वर्षों में कॉन्ट्रैक्ट हुई है? 45 वर्षों की सबसे अधिक बेरोजगारी है। सबसे कम बेरोजगारी कौन से प्रदेश में? छत्तीसगढ़ के अंदर। तो देखिए इस चीज को जानिए। एक मॉडल नहीं, सबसे ज्यादा हरियाणा में, राजस्थान दूसरे नंबर पे। तो एक मॉडल देंगे। और राजस्थान में आज तक जीएसटी का पेमेंट का भुगतान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आज से मैं पूछता हूं, आप मांझी साहब को बोलिए कि माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को बोल दीजिए कि बिहार का पैसे का भुगतान कर दीजिए। क्यों नहीं किए बिहार के भुगतान, पैसे का भुगतान? बिहार का अधिकार क्यों नहीं दिया? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बिहार का अधिकार? मैं आपसे पूछ रहा हूं सुंदर जी। तो ये देखिए, ये बहुत आसान होता कहने के लिए, बिहार का आज तक जीएसटी ड्यूज क्यों नहीं दिया पिछले क्वार्टर का? यहां पे एमपी मैडम बेटी पूछिए उनको, कर्नाटका का क्यों नहीं दे? 5 किलो चावल देने से कतराते। 5 किलो चावल जो गरीब को सिद्धरामैया जी देने ले, गरीब का चावल खाते ये लोग, मार देते। उसके अलावा और क्या बोले? इनसे आप अपेक्षा करोगे? मांझी साहब को बता दिए अब भी वक्त है, आ जाए यहां पर। सरकार विपक्ष की बनने वाली है। अब भी वक्त आ जाओ, सरकार विपक्ष की बनने वाली है। ये 5 किलो चावल ले देते, सुंदर जी 5 किलो चावल ले देते गरीबों को। चले जाइए, वक्त है। तहसीन पूनावाला साहब, देखिए सत्ता के लिए सिद्धांत से समझौते करने वाले लोग तो आ रहे हैं एक मंच पर, लेकिन सिद्धांत के लिए सत्ता को छोड़ने वाले मंत्री थे तब किससे समझौता कर रहे थे मांझी साहब? अब देखिए, अब आप बात करेंगे मोरारजी देसाई तो कांग्रेस के लोग, मोरारजी देसाई को छोड़ दीजिए ना, मोरारजी देसाई कांग्रेस के लोग थे। मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस खराब है। मांझी साहब तो अच्छे ना, क्यों उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया? कॉम्प्रोमाइज किया तो फिर क्यों चले गए? अरे चले, जब आपकी नीति गलत है, आप नीतीश कुमार जी, तहसीन जी एक मिनट, तहसीन जी जो आप कह रहे हैं क्यों चले गए, एक मिनट शाम, तहसीन जी जो आप कह रहे हैं ना क्यों चले गए, यही नहीं, उसका एक सबसे बड़ा कारण मैं बता देता हूं। आजकल ये जो उठा पटक हो रही है, और वो मैंने नहीं कहा, बल्कि शरद पवार जी ने कहा। उन्होंने बंद दरवाजे में कहा कि भाई आएगा तो मोदी, तो करना क्या? क्यों ये तो हमने, ये तो कोई और नहीं कह रहा। श्याम भाई आप खुद जो एनसीपी वाले, श्याम भाई आप मेरे को मना कर देना, मैं आपको बताता हूं क्यों गए। मैं अंदर की बात बताऊं, 20 मई 2014 से 20 फरवरी 2015 की जितने भी फाइलें, वो ईडी डायरेक्टर जो बैठा हुआ है सारा देख रहा है, एक पन्ना। इसलिए मांझी साहब बोले चलो जाओ उस साइड, ये ईडी है। तहसीन पूनावाला साहब जो बात कह रहे हैं, देखिए इनको चूंकि बिहार के संदर्भ में इनको पूरी जानकारी नहीं होगी, मैं ये दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं बिहार से, मैं आपको बता देता हूं कि क्यों मांझी जी चले गए। और कोई ईडी सीबीआई का डर हमको नहीं है, आपको नहीं है। जो लोग अगर नहीं कुछ किए रहेंगे, हमको पता है कि कहीं कोई फाइल है, निकलवा ले बिहार सरकार फाइल, आप उसके पास भी तो उस तरह की एजेंसी है। देखिए देश का दुर्भाग्य क्या है, ये लोग एक जगह पे आ जाते हैं कि सारी चीजें केंद्र सरकार के अधिकार में है, और जब कोई मामला आता है तब ये राज्य सरकार और संघीय ढांचे की दुहाई देते हैं। देश में 30 सरकारें चलती है, 32 सरकारें चलती हैं, फिर आपके जो अधिकार हैं आप उसका उपयोग न करके, उसके जवाब न दे करके सीधे एक जगह सवाल पर आ जाते हैं। सर मैं एक छोटी सी घटना बता देता हूं, ये चूंकि पूछ रहे हैं कि मांझी जी क्यों गए, बस 2 चीज बता देता हूं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी थे भक्त चरण दास जी, उपचुनाव हो रहा था बिहार में,
उसमें उस समय नीतीश जी एनडीए के पार्ट थे। जब कांग्रेस के साथ बातें नहीं बनी, कांग्रेस अपनी हिस्सेदारी मांग रही थी, विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, कांग्रेस उनके लंबे समय से एलाइज रही है। उस समय 2 सीटों में 1 सीट कांग्रेस ने मांगा, 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा था, देने को तैयार नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी ने रिवोल्ट करके वहां पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। लालू प्रसाद जी एयरपोर्ट पर उतरते हैं और पत्रकार जब पूछते हैं भक्त चरण दास ने ऐसा कहा कौन भक्त चरण दास की बात आप करते हैं? अब बिहार इस मामले में बहुत सेंसिटिव है। भक्त चरण दास दलित बिरादरी से आते हैं, कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया। और दूसरी बात, जीतन राम मांझी, मैं देखिए मोटे तौर पर कांग्रेस का दिल बड़ा है। दिल बड़ा नहीं आपका दिल केवल राहुल गांधी के लिए धड़कता है। नहीं, कांग्रेस का दिल केवल राहुल गांधी के लिए धड़कता है, बाकियों को कोई कुछ कह जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुनिए, मैं एक बार फिर आता हूं। दरअसल विपक्ष के एकता में जो सबसे बड़ी रुकावट है 2 चीजों की लगती है मुझे। मैं इस पर जो है दोनों मेहमानों के पास जाऊंगा। 2 चीजों की लगती है। एक तो यह है कि विपक्ष के पास सिर्फ एक प्रोग्राम है और वो प्रोग्राम है नरेंद्र मोदी हराओ, इसके अलावा कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं है। दूसरा, जो दूल्हे की बात हो रही है वो दूल्हा कौन होगा? राहुल गांधी को लालू यादव तो दूल्हा डिक्लेयर करते हैं, पर उसके बाद यह खबर आती है कि दरअसल एनसीपी में जो नेता अलग हुए वो इसी बात से परेशान थे क्योंकि वो राहुल गांधी का नेतृत्व मानने को तैयार नहीं थे। तो शिवम प्रकाश पुरोहित जी, क्या आप राहुल गांधी जी का नेतृत्व, दूल्हा तो लालू जी ने घोषित कर दिया ना, आप बाराती बनने के लिए तैयार हैं क्या? जी देखिए, हम सब देश के बाराती हैं, देश की जनता। नहीं सर, विपक्ष का बताइए। सुनिए सर, बड़ा सर, देश के बाराती तो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, ले और अपराजिता जी भी हैं और श्याम सुंदर जी भी हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, विपक्ष का दूल्हा कौन है, बाराती कौन है? अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। हाँ, ये मुद्दा नहीं है, आपका विषय है विपक्ष की एकता की विषय की बात है। दूल्हा कौन होगा ये बाद में जब समय आएगा, 1 साल पहले आपको नहीं, सही समय पे आपको पता चल जाएगा। मतलब दूल्हा अभी कोई नहीं है, सब बाराती बन के तैयार है। किसी भी बाराती को दूल्हे का सेहरा पहना के खड़ा कर दिया जाएगा। शिवम प्रकाश जी आपकी ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, मैं ठीक करा के फिर आता हूं। मैं आपसे फिर सवाल यह भी पूछूंगा क्योंकि सवाल वही है कि जब जमीन पर कांग्रेस कह रही है कि हमारे कार्यकर्ताओं को टीएमसी वाले हत्या कर रहे हैं, तो ऐसे में यह एकता का फॉर्मूला कहां से निकलेगा कि कार्यकर्ता मरेंगे, नेता एक दूसरे के गले में फूलों का हार डालेंगे? ऐसे कैसे होगी विपक्षी एकता? लेकिन मैं आता हूं, 1 मिनट, आपके ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं अपराजिता जी आपसे जानना चाह रहा हूं, आप तो इतने स्ट्रांग है, आप कहते हैं कि आपके नेता बड़े स्ट्रांग हैं और अकेले सब पर भारी हैं, फिर आपको क्यों जो है दोबारा अकाली दल के साथ, दोबारा टीडीपी के साथ, कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि एनडीए का हिस्सा अब जेडीएस भी हो सकती है कर्नाटक में, तो आपको इतने सहयोगी क्यों ढूंढने पड़ रहे हैं अगर आप एक व्यक्ति सब पे भारी है तो? देखिए, हम बड़े हृदय वाले लोग हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। और मैं कह दूं कि संकुचित होकर जीने में मजा नहीं है, सबको साथ लूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, गलत क्या है? अगर हम दूसरे राजनीतिक दलों को एनडीए में मिलाना चाहते हैं और वो लोग आना चाहते हैं, आकर्षित होते हैं हमारी नीति और विचारधारा से और प्रधानमंत्री जी के बलिष्ठ नेतृत्व से, तो गलत क्या है? अगर कोई घर टूट रहा है तो उस घर के किरदार से पूछिए, उस घर के सदस्यों से पूछिए कि दुर्बलता कहां है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, देखिए मैं कह दूं कि 2014 में हमें 17 करोड़ 16 लाख वोट मिले थे और 2019 में यह बढ़ के 33.45% अधिक हुआ, 22 करोड़ 90 लाख वोट। और बड़ी विनम्रता से कहूंगी कि जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आगामी दिनों में 2024 के इलेक्शन में हमें 22 करोड़ 90 लाख से भी बहुत अधिक वोट मिलने वाले हैं। तो मैं ये कह दूं कि जहां तक हमारा सवाल है, हम बड़े योजनाबद्ध तरीके से और इसे सही तरीके से परिभाषित करें। मैंने योजनाबद्ध कहा, इसका गलत अर्थ न निकालें। योजनाबद्ध तरीके से कठिन परिश्रम कर रहे हैं और जो हमारे साथ जुड़ना चाहे, हमारे दरवाजे खुले हैं, हम खुले दिल से सबको आलिंगन करते हैं। तो क्या टीएमसी के लिए भी दरवाजे खुले हैं, क्योंकि टीएमसी के एक टाइम में एनडीए का हिस्सा रह चुकी है?
सबके लिए मैंने कहा, देखिए जो हमारी नीति और विचारधारा के साथ आना चाहे, जो भारत की विकास यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहे, उसका हम स्वागत करते हैं। ओके ओके, शिवम प्रकाश पुरोहित जी, अपराजिता जी ने तो टीएमसी को भी एक तरह से निमंत्रण दे दिया और आप जो है अकेले लड़ेंगे, ये तो तय है कि आप अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस को तो वहां पैर जमाने नहीं देंगे, सीपीएम को पैर जमाने नहीं देंगे। तो पर तहसीन जी तो कह रहे हैं कि आप आएंगे तो हमारे साथ ही, आप हमारे ही दूल्हे के लिए जो है बाराती बनेंगे। नहीं, देखिए दो बातें कहना चाहूंगा, प्रमुख बातें हैं, जो बड़ी बड़ी बातें सिद्धांत की बातें हो रही थी कि बहुत सिद्धांत के साथ विपक्ष एकता में, विपक्षी में कोई सिद्धांत नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, देश का प्रधानमंत्री भूलता है कि ये 70,000 करोड़ के घोटाले करने वाले चोर हैं। कौन है? अजित पवार, छगन भुजबल, उन सबका नाम कल तक भी इनको याद आनी चाहिए थी। अजित पवार आज से वो भ्रष्ट हो गए, इसके पहले भ्रष्ट नहीं थे। टीएमसी ने इसके पहले कभी सवाल उठाए थे क्या? आप सुनिएगा, आप हम पार्टी के हैं, आप शांति रखिए। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों बोल रहे हैं? आप शांति रखिए। हम एनडीए के पार्ट हैं, आप आपकी तरह नहीं है, हमारे साथ जितने एलाइज हैं सब एक हैं। नहीं, ये सवाल सुनिए। नहीं, एक श्याम सुंदर जी, एक मिनट, श्याम सुंदर जी, मैं श्याम सुंदर जी को रोकता हूं, लेकिन उनका सवाल बड़ा वैलिड है। आपके लिए क्या अजीत पवार जी कल तक करप्ट थे कि आज करप्ट हुए हैं? नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने सिद्धांत, सर आपकी बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा वो मैं अपराजिता जी से पूछ रहा हूं। लेकिन आप बताइए, आपके लिए वो कल तक करप्ट थे कि आज करप्ट हो गए हैं? नहीं, आपकी ऑडियो में शिवम प्रकाश जी, तहसीन पूनावाला, ये बताइए कि एक विपक्ष और सत्ता पक्ष, मुझे लगता है दोनों ही दलों को एक जो है पर्चा निकाल देना चाहिए सार्वजनिक रूप से कि भाई हमारे ये पार्टी ये भ्रष्ट है, इनके ये भ्रष्ट है, इनको हम कभी नहीं लेंगे, इनको हम कभी नहीं अदला बदली करेंगे। लेकिन होता क्या है कि जब तक वो खेमे में रहते हैं विपक्ष कहता है कि ये तो आरोप लगा रहे हैं, जब वो बीजेपी में चले गए तो फिर विपक्ष कहता है कि ये तो कल तक करप्ट थे। नहीं, क्योंकि अजीत पवार का स्पेसिफिक सवाल पूछा, बाकी सवालों पे मैं पहले से शुरू करता हूं। गोवा में लुई बर्जर स्कैम, कांग्रेस ने नहीं, बीजेपी ने व्हाइट पेपर निकाला। क्या हुआ? एक एमएलए जो अक्यूज था बच्ची के रेप का, बीजेपी ने उसको मंत्री बनाया। जो फॉरेस्ट केस में अक्यूज था, भाजपा ने उसको अक्यूज था, उसको फॉरेस्ट मिनिस्टर बनाया। चले जाते हैं आसाम के अंदर, हिमंता बिस्वा शर्मा पे व्हाइट पेपर कांग्रेस ने नहीं, इन्होंने निकाला। कांग्रेस क्या कह रही है कि अजीत पवार भ्रष्ट है या नहीं है? माननीय प्रधानमंत्री जिनको हम सब गंभीरता से लेते हैं, आप क्यों तहसीन को गंभीरता से लेते, आप क्यों टीएमसी को गंभीरता से लेते? माननीय प्रधानमंत्री ने कहा यह भ्रष्ट है, 70,000 करोड़ की चोरी की, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री ने किया, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री को गंभीरता से लेता हूं। जब वो कह रहे भ्रष्ट है और उसके बाद 2 दिन बाद वो साथ में बैठते मिठाई खा रहे हैं, अगर आप प्रधानमंत्री जी को गंभीरता से लेते हैं, बीजेपी की बातों को गंभीरता से लेते हैं, तो वो तो अभिषेक बनर्जी पर भी लगाते हैं करप्शन के आरोप, फिर आप वहां जाके हाथ मिलाने के लिए तैयार कैसे हो जाते हैं? तब आप प्रधानमंत्री जी को गंभीरता से क्यों नहीं लेते? क्योंकि यही सिलेक्टिव एक्शन है। अगर आप देश के, मैं बताता हूं, अगर आप देश के प्रधानमंत्री है और आपने हिमंता बिस्वा शर्मा जी पर आरोप लगाया, तो आपका कर्तव्य बनता है कि उनको आप अक्यूज से निकालकर विटनेस ना बनाए। अगर शिवराज सिंह चौहान पे कोर्ट ऑर्डर करती है कि व्यापम में सीबीआई और ईडी की इंक्वायरी और 6 लोगों ने आत्महत्या की, आपका कर्तव्य है कि मुख्यमंत्री ये बने उनको निकाले। आप जो एक्शन अभिषेक बैनर्जी पर लेना चाहते हो या किसी और विपक्षी दल के नेता पे लेना चाहते हो, लीजिए, आपका स्वागत है, लेकिन वो एक्शन आपके नेताओं पे लेकर दिखाए, तब आप इंपार्शियल होंगे। ठीक है, ये मैं अपराजिता जी से पूछता हूं कि भाई ये क्यों इस तरह की सेलेक्टिव अप्रोच होती है, लेकिन मैं जो शिवम प्रकाश जी से नहीं पूछ पा रहा हूं क्योंकि उनका ऑडियो में प्रॉब्लम है, वो मैं आपसे पूछता हूं। एक मिनट सत्य, वो मैं आपसे पूछता हूं तहसीन। सवाल यह कि कांग्रेस कहती है कि टीएमसी के लोगों ने हमारे कार्यकर्ता की हत्या कर दी, ठीक है? अभी पंचायत चुनाव में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की हत्या हुई और कांग्रेस कहती है कि वहां टीएमसी के लोगों ने हत्या की है। तो सवाल यह है कि ऐसी कौन सी विपक्षी एकता है कि आपके कार्यकर्ता, जिस पार्टी के लोग आपके कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, आप अपने कार्यकर्ताओं की जो है लाशों पर जो है दोस्ती काटने जाते हैं? ये तो सवाल जनता पूछेगी, आपके कार्यकर्ता भी पूछेंगे। नहीं, बिल्कुल सही, आपका सवाल बिल्कुल सही है। इसलिए जो विपक्षी एकता अब फॉर्म हो रही है, इसके कुछ ग्राउंड रूल्स होने चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे मोदी जी ने मुफ्ती साहब से गले मिले कश्मीर के झंडे के सामने,
कश्मीर के निशान के सामने, तो ग्राउंड रूल्स बनाए। जैसे मोदी जी ने नागालैंड और अब जो मणिपुर चल रहा है उसके मोदी जी को खूब फॉलो करते हैं। मेरे तो प्रधानमंत्री है, मेरे तो प्रधानमंत्री है, 2024 तक मेरे प्रधानमंत्री है, मैं तो बहुत उनको फॉलो करता हूं। 2024 के बाद प्रधानमंत्री हो गए, जैसे उन्होंने क्या अपराजिता जी के पास आता हूं। पूनावाला साहब देखिए, दो चीज है सर, अभी जो कह रहे थे, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कांग्रेस के नेता से ये बात करें और पूरे देश में भ्रष्टाचार पर एक आप आंदोलन छोड़िए अगर हिम्मत है। पटना में जो 23 जून को बैठक हो रही थी, उसके प्रमुख नेता कौन थे? लालू प्रसाद यादव जी, जो कि जेल काट चुके हैं और अभी बेल पर हैं, अभी कन्विक्टेड है, अभी बेल पर हैं। उसके बाद आप राहुल गांधी जी को आप कह रहे हैं कि दूल्हा उन्होंने बना दिया, जो अभी चुनाव नहीं लड़ सकते, अभी तक नहीं, कल को क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज की तारीख में वो चुनाव नहीं लड़ सकते, अब उनको ये दूल्हा बना रहे हैं, वो भी कितने मामलों में बेल पर हैं। तो कर्ण और कृष्ण का संवाद पड़ा हुआ है कि उसको आप उठा करके दीजिए। कर्ण ने जब कहा, जब उनका चक्कर धंस गया था और कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि देख क्या रोबान चलाओ, तब कर्ण ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आप धर्म के विपरीत बातें कर रहे हैं, करवा रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि जब अभिमन्यु की हत्या हो रही थी, कर्ण आप वहां थे, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, कर्ण आप वहां थे, जब एक महिला के साथ जंगल में वो कबीलाई समुदाय के साथ महिला के साथ दुर्योधन छेड़खानी कर रहा था, तब वो आप वहां थे। तो आपको धर्म पर व्याख्या देने का अधिकार नहीं है। और महाभारत की लड़ाई में जब अंतिम क्षण होता है, तब दो पार की लड़ाई में अंतिम में कृष्ण ने यह भी कहा था कि अब भी अगर कोई आना चाहता है उधर से इधर, तो इधर से उधर, तो वो जा सकता है। उसमें कौरव से एक युत्सु आ गए थे पांडव के पास आ जाइए, कौरवों को छोड़िए, कौरवों की संख्या बड़ी थी, ये कौरवों की संख्या बड़ी थी, ये कौरवों की ऐसे कहते थे। और एक अंतिम बात मैं अशोक बाबू कह दूं, पूनावाला साहब उस बात को नहीं समझेंगे। विपक्षी एकता की जो बात हो रही है उसमें केवल इंजन है, ठीक है, 15 है, 16 है, 17 है, कितने हैं, केवल इंजन है, डब्बे एक भी जनता के लिए नहीं है। और इधर जो है इंजन मोदी है, बाकी जितने जुड़ रहे हैं उनके साथ जुड़े, लेकिन कुल मिलाकर ये लड़ाई क्या 24 की लड़ाई सिर्फ यही है कि भाई सत्ता किस पर है, सिद्धांतों का कहीं कुछ दोनों तरफ आरोप लग रहे हैं। क्योंकि अभी जो सवाल तहसीन ने उठाया, मैं अपराजिता जी आपको जवाब लूंगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप लोग जो कल तक जिनको कहते हैं करप्ट है, अचानक उनके साथ हाथ मिला लेते हैं, वो सही हो जाते हैं। तो फिर ये जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा। मैं आऊंगा इस पर, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। तो 2 आप देख रहे हैं 24 का रण, बनते बिगड़ते समीकरण, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ जो है 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। जल्दी से अपराजिता सारंगी जी, क्या 24 की लड़ाई जो है समीकरण सिर्फ इसलिए कि भाई किसको ज्यादा सीटें मिल जाए, किससे जहां गठजोड़ हो जाए वहां फायदा हो जाए? क्योंकि विपक्ष में अगर विपक्षी एकता का कोई आधार नहीं दिख रहा, तो आप लोग भी जिनसे हाथ मिला रहे हैं उसके पीछे भी कोई आधार नहीं दिख रहा। बनने से पहले ही बिखरने लगी है विपक्षी एकता, यह तो नजर आ रहा है। बेंगलुरु में 17 जुलाई को यह मीटिंग होगी या नहीं, यह तो देखने वाली बात है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जैसा कि मैंने कहा, हम बड़ी विनम्रता के साथ कहते हैं कि हम 2024 जीतने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर करीबन 300 से अधिक सीट तो जरूर मिलेंगे। और प्रधानमंत्री पद में वैकेंसी नहीं है, यह भी सबको पता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कहूंगी, आपने सुना भी है, कहते थे शहर के सारे जुगनू सूरज को उगने नहीं देंगे, लेकिन यह जो सूरज है यह उग भी रहा है और उसमें बहुत चमक भी है। और जहां तक अजित पवार जी के आने का सवाल है और विभिन्न केस का सवाल है, देखिए मैं कह दूं, अटकलें बहुत लगाई जाती हैं कि कोई क्यों गया बीजेपी के साथ, लेकिन मुझे लगता है कि आकर्षित करने वाली नीति और विचारधारा की वजह से दूसरे दल के लोग आ रहे हैं, एक।
और दूसरा मैं कह दूं कि कानून अपना काम करती है, कानून अपना काम करेगी। जहां सीबीआई ईडी को काम करना चाहिए वह काम करेगी। मुझे नहीं लगता है कि हम जैसे लोगों को कानून की प्रक्रियाओं के साथ दखलंदाजी करनी चाहिए। कानून पर भरोसा रखिए। जो सही है वो सही होगा, जो गलत है वो गलत होगा। ओके, तो शिवम प्रकाश पुरोहित जी, कानून पे भरोसा रखें। जो चल रहा है वो तो कानूनी प्रक्रिया है और चुनावी प्रक्रिया एक अलग हिस्सा है उसका। जी देखिए कैसे ये इनके, देखिए माननीय सांसद है, मैं उनका सम्मान करता हूं, मगर ये इनकी मजबूरी होगी ऐसी बात करना। मगर कानून का सम्मान कौन कर रहा है? जो अगर करप्ट है, अगर प्रधानमंत्री बोल रहा है कि वो व्यक्ति करप्ट है, आपने जांच की है उनके खिलाफ और आप आज उसकी जगह जेल में होनी चाहिए या उसको डेप्यूटी सीएम बनाया जाना चाहिए? ये एक सवाल है। पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, मगर हताश हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए के लोग जो भी, क्योंकि इनके साथी चले गए हैं, इनके खुद के साथी इनके साथ में नहीं है। विपक्ष मतलब आज की डेट में वो देश की जनता हो गई है। असली मुद्दों पर, महंगाई, रोजगार, इन सब मुद्दों पर बात नहीं होती है। बात होती है कि कैसे भी करके तोड़ दो। आज पश्चिम बंगाल है तो पहले मुकुल राय को तोड़ा, फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग है क्या? कार्यकर्ता है क्या? नहीं है। महाराष्ट्र में क्या है? महाराष्ट्र में ये शिवसेना का हाथ पकड़ के आए थे, शिवसेना में उन्होंने शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। तो शिवसेना हाथ पकड़ के आई थी, ये जानकारी आपको भी होगी। शिवसेना हाथ पकड़ के आई थी। आज आपने क्योंकि शिवसेना की बात की, इसलिए मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्पणी जरूर करना, ठीक है? नहीं, शिवम प्रकाश पुरोहित जी, आपने क्योंकि शिवसेना की टिप्पणी, शिवम प्रकाश जी, आपने क्योंकि शिवसेना की बात की, तो एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है जो और किसी ने नहीं, प्रफुल्ल पटेल ने कही है। मैं एक मिनट रिपीट कर दूं, जो प्रफुल्ल पटेल ने कही है, क्योंकि आप लोग जो है, क्योंकि ये भी इस चुनाव में एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर बनने जा रहा है कि आप लोग कहते हो बीजेपी कम्युनल है, लेकिन आप लोगों को आज शिवसेना सेकुलर नजर आती है उद्धव ठाकरे की। और यही बात प्रफुल्ल पटेल ने कही है। प्रफुल्ल पटेल ने कही है जब हम उद्धव ठाकरे की शिवसेना से हाथ मिला सकते हैं तो बीजेपी तो उससे ज्यादा सेकुलर पार्टी है भाई। जैसे आप मेरी बात को मुझे मौका नहीं मिला, मुझे मौका। अच्छा, बोलिए। जो बात कर रहे हैं प्रफुल्ल पटेल की, ये प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार जो लोग डर करके आज भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं ना, ये सब बाद में जब हमारी सरकार बनेगी ये सब लाइन लगा के खड़े रहेंगे। ये आप देख लीजिएगा। इन सबके बाद नोट करके रखिए, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल, चाहे अजित पवार, ये सब, क्योंकि जिनका आपकी सरकार बनेगी तो मुझे ये बता दीजिए कि उस वक्त जो है ये अधीर रंजन चौधरी कहां होंगे, ये भी थोड़ा मुझे समझा दीजिए। अधीर रंजन चौधरी के ऊपर तो कोई करप्शन चार्जेस नहीं है। होंगे, वो सरकार में होंगे, आपकी सरकार में। तो ये कांग्रेस का जिम्मेदारी है। कांग्रेस के तो नेता है सर इस वक्त लोकसभा में, कांग्रेस के नेता आपकी सरकार में अधीर रंजन चौधरी होंगे। कितने दिन रहते आप देखिए ना। हाँ, आप देखिए ना। और आप बताइए सर, आपकी सरकार में होंगे। भारतीय जनता पार्टी आपकी आवाज जी, बोलिए तहसीन, बोलिए। मैं दो चीज कहना चाहता हूं। आपने जो माननीय प्रफुल्ल पटेल जी की बात की, मैं तो आज भी कह रहा हूं कि उस वक्त शिवसेना कम्युनल थी। कांग्रेस की ये खासियत और खूबसूरती है कि चाहे वो कम्युनल पार्टी शिवसेना हो या आईएमयूएल, वो उनको संविधान के अंदर लेकिन सर सुनिए, एकनाथ शिंदे जी असेंबली में खड़े होकर कहे कि हमने उद्धव ठाकरे जी का साथ छोड़ा क्योंकि वो एनसीपी के साथ थे। अजीत पवार को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। जैसे बीजेपी के पास एक करप्शन की जो है धुलाई मशीन है, वैसे ही कांग्रेस के पास एक सेकुलरिज्म की धुलाई मशीन है कि कल तक जो है वो कम्युनल रहता है, लेकिन जैसे कांग्रेस में साथ हाथ मिलाते ही वो सेकुलर हो जाता है। गजब, यही मैदान में लाना देश हित का काम है। मैं यही कह रहा हूं, यही राजनीतिक जो है अवसरवादिता है जो इस वक्त सब जगह नजर आ रही है। और 24 का चुनाव जो है वो दरअसल अभी जो आप देख रहे हैं ना, जो उठा पटक देख रहे हैं, जो विपक्षी एकता और एनडीए में, ये सब राजनीतिक अवसरवादिता है। हर व्यक्ति यही देख रहा है कि कहां पर किस तरह से सत्ता आती हुई दिखती है। और मुझे लगता है कि ये जो परसेप्शन का खेल बन रहा है ना कि विपक्ष बिखर रहा है और अगर एनडीए मजबूत हो रही है, ये भी परसेप्शन का खेल यही बनाने की कोशिश है कि दरअसल एनडीए मजबूत हो रहा है क्योंकि वो चुनाव जीत रहा है। और चुनाव तक विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों इसी तरह से
समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे कि हम सत्ता में मजबूत स्थिति में हैं, क्योंकि सारा चुनाव इसी पर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। समय इतना ही है, 2 टूक में आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।